जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब आपके पास दोस्तों केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, तो नई चीज़ें अब आपको बहुत कम पढ़नी है। पुरानी जितनी भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं उन सभी का रिवीजन करते रहना है, ताकि एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर आती आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो जरूर से सभी क्वेश्चनों का आंसर देते चलिएगा। और वीडियो में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों का आप राइट आंसर दे पाए हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एन राव। बी एन राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था? देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में भी लेकर आया था, जिसमें मैंने पूछा था कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो वहां पर आपका राइट आंसर प्रस्तावना हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए पूछा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो यहां पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आ जाता है तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को संविधान का दोस्तों आत्मा कहा गया था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। याद रख लीजिएगा किसको? आर्टिकल 32 को। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो प्रस्तावना आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना की बात करूं तो उद्देशिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंग्लिश में प्रस्तावना को प्रियम्बल कहा जाता है, याद रखिएगा। शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। और दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था या किसने प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था और हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। याद रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है राजनीतिक कुंडली किसने, संविधान को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, तो के एम मुंशी का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाता है, बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने ही संविधान के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। तो बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक या निर्माता माना जाता है। ये कौन थे? तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे, याद रख लीजिएगा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, याद रख लीजिएगा, अध्यक्ष को जोड़कर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं? तो यहाँ पर देखिए आपके सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। यदि दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करी जाए तो याद रख लीजिएगा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लाया गया, जिसमें दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। तो अब से दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य याद रख लीजिए।
रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। कल के क्वेश्चन में भी दोस्तों मैंने इसका आंसर आप सभी को बताया था। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। और कालीबंगा किस लिए फेमस था? तो जली चूड़ियों के साक्ष्य यहीं से मिले थे, मिट्टी के पात्र यहीं से मिले थे। ठीक है, ये सब चीजें आपको जरूर से याद रख लेनी है। ठीक है, घोड़े की अस्थियां पूछी जाती हैं कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी? सुरकोटडा से मिली थी। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कल के क्वेश्चन, कल की जो वीडियो मैं लेकर आया था उसमें मैंने इसका आंसर आप सभी को बताया था। तो ये सभी चीजें आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने प्राण कहां पर त्याग किए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कहां पर त्याग किए थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग किए थे, जिसे क्या कहा गया दोस्तों? महाविनिष्क्रमण नहीं, महापरिनिर्वाण शायद कहा गया, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि महाविनिष्क्रमण कहा गया कि महापरिनिर्वाण कहा गया, लेकिन आपको जरूर से याद कर लेना है कि क्या कहा गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था चरक, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कनिष्क की बात करूं तो कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। और 78 ईस्वी में दोस्तों इसने शक संवत चलाया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? तो कनिष्क ने ही करवाई थी, कुंडलवन में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना है। समुद्रगुप्त को कहते हैं संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए दोस्तों इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। ठीक है, ये जरूर से याद रख लेना है। वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है, किसके? समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश का शासक था। और एग्जाम में गुप्त वंश के शासक में से कुमार गुप्त का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने ही बनवाया था। तो ये चीज भी आपको जरूर से याद रख लेनी है। और सम्राट अशोक का नाम देखिए यहाँ पर आया है। तो सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, कब? 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना ही चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठा था। और चाणक्य इसका कौन था? प्रधानमंत्री था। इसके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। और उसकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिका, याद रख लेना है। इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की? कर्नाटक में। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इसने अपने देह का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पल्लवों की राजधानी कहां थी? पल्लवों की राजधानी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, हैदराबाद। कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। डेली इसी तरीके की जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहती है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बताइए, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा। वीणा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो याद रख लेना सामवेद। कौन सा वेद है दोस्तों? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूं ना, जो ज्यादातर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको 10th लेवल के देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। बस एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, करंट अफेयर्स अपनी तैयार अच्छी तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चन आपको जीके जीएस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है शुक्र। शुक्र ग्रह को दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अब मैं बात करूं, देखिए यहां पर एक हिसाब से मैं बता देता हूं कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहले आपका आता है सूर्य। सूर्य आता है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। याद रख लीजिएगा कौन सा है? बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र आता है। ठीक है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। ठीक है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आ जाएगा। मंगल के बाद आपका बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद आपका शनि आ जाता है, और शनि के बाद अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा। सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद करके चलनी है, जो एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह की बात हुई है तो शुक्र आपका राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र को क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर जान लीजिए, बुध सूर्य के सबसे निकट है। अब सूर्य की किरणें ना बुध ग्रह पर इतनी तेजी से पड़ती हैं कि यहां पर दोस्तों वायुमंडल खत्म हो चुका है। ठीक है, वायुमंडल यहां पर खत्म हो चुका है बुध ग्रह पे, इसीलिए दोस्तों बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में। सिलिकॉन वैली की बात करूं तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? जवाहर सुरंग, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। कहां पर है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो वेरी इंपोर्टेंट करके नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ मिलती है? कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ मिलती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहां पर देखिए कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होता है। सिक्किम आपको याद रख लेना है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। कौन कौन से देश हैं? तो भूटान, नेपाल और चीन, इन 3 देशों के साथ सिक्किम राज्य की सीमा मिलती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? किस देश को यूरोप का कॉकपिट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम को दोस्तों यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम या फिर बॉयल का नियम? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। अब न्यूटन का पहला नियम क्या है? कोई वस्तु तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यही दोस्तों न्यूटन का पहला नियम था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न श्यानता। निम्न श्यानता के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। दोस्तों अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कपड़े धोने की मशीन काम करती है। आपने देखा होगा कपड़े धोने की जो मशीन है उसमें बीच में एक मोटर सी चलती रहती है जो घूमती रहती है। वो क्या काम करती है? वो कपड़ों को बीच में लाती है और बीच में वो घूमकर फिर किनारों पर चले जाते हैं। जिस तरीके आपने देखा होगा, यदि मशीन में कपड़े धोते हुए देखा होगा तो उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? आप अभिकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश के संसद से लिया गया है? संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश के संसद से लिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से दोस्तों संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है भारत के संविधान में, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? किसने दोस्तों राज्य अपहरण नीति लागू की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों राज्य अपहरण नीति आई थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है पहली ट्रेन कब चली। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी 1853 में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, 1784। 1784 में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लाया गया था। दोहरे प्रशासन की व्यवस्था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही लागू की गई थी, जिसमें दो वो बनाए गए थे, एक राजनीतिक के लिए था और एक केंद्र के लिए था। ठीक है, तो याद जरूर से रख लीजिएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।